हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत करते हुए आपको बताना चाहेंगे कि आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, इस विषय पर कई दशकों से बात चली आ रही है और वो विषय है जो जुड़ा है आपसे, जो जुड़ा है हमसे और सारे समाज से और पूरे देश से। और आज बात हम करने जा रहे हैं जिस पर रण हो रहा है, वह विषय है आरक्षण। आरक्षण पर रार है, आरक्षण पर रण है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव है। बिल्कुल सूरज जी, ठीक है आपने। जिस तरह से आप देख रहे हैं एक के बाद एक पहले फेज की वोटिंग, दूसरे फेज की वोटिंग, अब तीसरे चरण की जो वोटिंग है उसके नजदीक आते आते आरक्षण इस बार मुद्दा जो है वो बन गया है। धर्म के आधार पर लगातार राजनीति जो है वो हम देख रहे जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे फेज के उम्मीदवारों को अब ये चिट्ठी लिख दी है कि आरक्षण को लेकर जिस तरह से कांग्रेस भ्रम फैला रही है उसका प्रचार प्रसार आप करें। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो 50% की आरक्षण की खेप है वो अगर उनकी सरकार आई तो वो इसको तोड़ देगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण की बात दोनों तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहना चाह रहे हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो ये आरक्षण को मिटा देंगे। ये दोनों तरह से वार प्रत्यारोप चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप है, वार पलटवार चल रहा है। वास्तव में आरक्षण के मुद्दे पर देश को लगभग 7 दशकों से देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। आरक्षण के नाम पर कई बार बातें हुई हैं, कई बार संविधान की बात हुई कि संविधान को बदलने की बात हुई है, यह भी बात हुई कि ये शुरुआती कुछ सालों के लिए था, बाद में इसे निरंतर क्यों रखा गया है। कई तरह के सवाल उठे हैं और उन सवालों के जवाब के लिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ हैं, मनीष आपका स्वागत करते हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक रामानंद द्विवेदी जी आपका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हैं दामोदर राजावत जी, राजावत जी आपका स्वागत है देश न्यूज में। और हमारे साथ प्रकाश सक्सेना जी, प्रकाश सक्सेना जी आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम जी हमारे साथ हैं, दिनेश निगम जी आपका भी स्वागत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जहां हम बात कर रहे हैं आरक्षण पर रण की, क्योंकि रणभूमि सजी है। रणभूमि इसलिए सजी है कि दोनों तरफ से सिपहसालार और दोनों तरफ के सेनानी, दोनों तरफ के सेनापति डटे हुए हैं। लेकिन इस बार वो जो अपने तर्कस से, अपने तुणीर से जो बाण लेकर के आए हैं, वो बाण कुछ अलग ही है, क्योंकि उस बाण के से कई लोग आहत होने वाले हैं, कई समाज आहत होने वाले हैं, कई वर्ग आहत होने वाले हैं। तो ये जो बाण लेकर आए हैं, आपको लगता है कि वास्तव में चुनाव में इस बाण की जरूरत थी जिसे आरक्षण का नाम दिया गया? इसमें कोई शक नहीं कि इस बाण की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बाण असल में शुरू हुआ कुछ दक्षिण भारत की कुछ सरकारों ने मुस्लिम समाज को आरक्षण देना आरंभ किया जी। तब ये कहा गया कि आरक्षण धर्म के आधार पर क्यों हो, क्योंकि देश अगर सेकुलर है तो धर्म के आधार पर ना हो। यद्यपि आरक्षण हमारे यहाँ जातियों के आधार पर है। संविधान सभा में भी ये आरक्षण का मुद्दा आया था जी। तो आरक्षण के पक्ष में संविधान के निर्माता ज्यादातर पक्ष में थे, लेकिन इसका आधार जाति हो, इसको लेकर के सबको ये लगता था कि इसका आधार जाति ना हो। तो कुल मिलाकर के ये तब से लगातार बहस होती चली जा रही थी। और फिर ये कोशिश की गई, ये आश्वासन दिया गया कि ये आरक्षण कुछ दिनों के लिए है और उसके बाद जैसी व्यवस्था ठीक अगर हो जाएगी तो आरक्षण जो है वो समाप्त कर दिया, ये जो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगी। लगातार चलता रहा। अभी चूंकि सारा संघर्ष शुरू हुआ वो कर्नाटक से शुरू हुआ जी। कर्नाटक सरकार ने एक निर्णय लिया, उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे। तो उन्होंने ओबीसी का 4% कोटा काट करके मुस्लिम समाज को दिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ से ये जो आरक्षण की बहस शुरू हुई, इसको भाजपा ने ये मुद्दा बनाया कि आरक्षण कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो जो अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी वर्गों का आरक्षण खत्म हो जाएगा और धार्मिक आधार पर मुस्लिम समाज को देंगे। रमेश शर्मा जी, मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ जब हमने बात की थी, संविधान संशोधन हुआ था, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एक शब्द बदला गया था संविधान की प्रस्तावना में। जहां पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात हुई थी, वहां पंथ निरपेक्ष की बात आ गई थी। तो इस आरक्षण का या इस आरक्षण के मुद्दे का उस शब्द से कुछ लेना देना है क्या? नहीं, निश्चित रूप से इसका संविधान की मूल भावना से, पंथ से भी और धर्म से भी, दोनों से इसका रिश्ता है। जो जरूरतमंद हैं उनको आरक्षण होना चाहिए, इसके लिए सारे लोग तैयार थे। लेकिन अगर धार्मिक आधार पर किसी को आरक्षण मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय और विषय रहेगा। तो मोटे तौर पर ये जो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पर आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, भाजपा ने इसको मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने बड़ी योजना पूर्वक, बल्कि कांग्रेस को क्या कहें, कुछ लोगों ने योजना पूर्वक अमित शाह का जो बयान था उसमें 3 शब्द डिलीट किए। उनका जो वाक्य था उनमें ये था कि
अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का आरक्षण रहेगा, लेकिन धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं देंगे जी। तो जिस किसी ने भी इसको एडिट किया, जी। बीच के शब्द हटा दिए, शुरू को लेकर के उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं देंगे जी। ये जारी हुआ, हालांकि उस पर अब मुकदमा दर्ज हो गया। जी हाँ। और इसी के प्रति प्रधानमंत्री ने सतर्क किया और प्रधानमंत्री का एक भाषण तो ये भी आया था जी। कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, हाँ। संविधान भी खत्म नहीं कर सकता। जी। यहाँ तक आया था। जी। तो आरक्षण के विरुद्ध कोई नहीं है, बिल्कुल। आरक्षण के विरुद्ध सारे दल उसके समर्थक में हैं। हाँ। बस एक दूसरे पर आक्षेप लगाने के लिए उसमें से कुछ पॉइंट उठाए हैं और उसमें से कुछ पॉइंट उठा करके वो हमला कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रमेश शर्मा जी, आपने जिस तरह से आपने बताया कि आरक्षण के तीसरे चरण में बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आरक्षण को जिस तरह से अब हवा दी जा रही है, कहीं ना कहीं प्रकाश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या ये जो तीसरा चरण है वो आरक्षण इस बार तय करेगा? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हम जो देख रहे हैं, तीसरे फेज के उम्मीदवारों को चिट्ठी जो लिखी गई है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे को हवा दे रही है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो भ्रम फैला रही है आरक्षण को लेकर, इसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करे, यानी फिर ये आम मुद्दों से हटके जो बात है वो धर्म पर, विशेष समाज पर, विशेष समुदाय पर आ गई है। क्या तीसरा चरण जो है वो आरक्षण तय करेगा? जी बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी की अब चिंता बढ़ी है, क्योंकि क्या है कि पहले धर्म की राजनीति चल रही थी, तो धर्म पे इकट्ठे एक पैकेज में वोट मिल रहे थे उन्हें जी। और धर्म की कार आप यदि हम फ्लैशबैक में जाएं, पहले 89 में आरक्षण विरोधी आंदोलन चला था, तो उससे कांग्रेस का एक जो वोट बैंक था दलित आदिवासी का, वो क्षेत्रीय पार्टियों में बट गया। फिर उस पर बीजेपी ने कोई कमेंट नहीं किया था, वो फिर वो रथ यात्रा निकली, वो धर्म पे उसको ले आए। तो इन दोनों आंदोलनों ने कांग्रेस को खत्म सा कर दिया था, क्षेत्रीय पार्टियों में बट गई थी। अब कांग्रेस फिर छटपटा रही वापसी के लिए। बीजेपी का जो ताकत है उसका हिंदू का कट्टर जो कोर बैंक वोट बैंक है, वो उसकी ताकत है। तो अब कांग्रेस वापस वो जाति प्रहार करके हिंदू वोट बैंक को, मतलब यदि हम राजनीतिक उसका हथियार देखें, तो वो जातियों फिर तोड़ के उसको डैमेज करके अपने को वापस जिंदा करना चाह रही है। ठीक है, ये तो राजनीतिक कारण हो गए। अब रही बात कि आरक्षण वास्तव में क्या है, तो हमारे संविधान में हम देखें ये मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है। जो यूएन में भी जो मानवाधिकारों को लेकर जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, तो उनको हमारे संविधान में रखा गया। तो आर्टिकल 14, 15 जो समानता का, एक तो वैसे अवसरों की समानता, दूसरा धर्म, जाति, लिंग आदि के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो समानता, और गरिमा पूर्ण जीवन जो है आर्टिकल 21, कि वो जो दलित है, वंचित है, जो दबा कुचला हमारे समाज में जी रहा है, उसको हमें बराबरी पर लाना। आरक्षण का उद्देश्य समानता का अधिकार उनको मिले बराबर, तो इसलिए इसको लागू किया गया जी। और उसी कड़ी में अब जब स्थितियां ये है कि अभी जो आंकड़े आए लोक नीति के कि काफी 1% लोगों पे 40% की संपत्ति है, नीति आयोग ने ये मुद्दा आंकड़े जारी और ज्यादा भारी पड़ रहा है। बराबर। इस पे एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने कहा था कि जाति जो बनती है खेती से बनती है, और वर्ग बनता है कारखानों से। जी बिल्कुल, है ना। हमारे यहाँ वैदिक व्याख्या तो रमेश भाई साहब अच्छे से जी बिल्कुल बिल्कुल, पर ये दिखाई भी देता है कि हमारे यहाँ जो वैरायटी है क्रॉप्स की, उसके हिसाब से लोगों के काम बने, बिल्कुल कामों के हिसाब से जातियां निर्धारित, बिल्कुल। तो ये काम की गारंटी भी देती थी जाति व्यवस्था, पर उसमें जाति व्यवस्था ऊंच नीच पे आ गई और वर्ग भेद बढ़ता गया। अब ये कारखाने आए, अब ये जो 1% पे 40% की जो संपत्ति है, ये वर्ग भेद है, जाति नहीं, ये मनुष्य में वर्ग बना रहा है। तो दोनों विषमताएं हैं। अब कांग्रेस उसको एड्रेस कर रही है, तो उसको लेकर ये मुद्दा बना है। इससे प्रधानमंत्री जी या भाजपा थोड़ी बैकफुट पे है कि ये जो मैसेज जा रहा है, ये अगले 2 राउंड में बताऊंगा कि वो कितना लागू कर रही है, आरक्षण को कितना नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल, ये अगले इसमें। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने कहा वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य के आधार पर थी, और उसका उल्लेख भी कहीं ना कहीं उपनिषदों में मिल भी जाता है कि कर्मण्यवादी करस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्म माते संगोस्त विकर्मण, इस तरह की बातें हमें
देखने मिलती है। लेकिन यहाँ पर अनिल सिरभैया जी हमारे साथ हैं। अनिल सिरभैया जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। बात हुई आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 में जो उल्लेख किया गया, साथ ही समानता के अधिकार की बात हुई, तो क्या वर्तमान में जो आरक्षण की बात चल रही है वो आर्टिकल 21 के खिलाफ है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये आरक्षण का मुद्दा फिर से समाज को जातियों में बांट करके, वर्गों में बांट करके राजनीतिक दल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं? देखिए सूरज जी, जो आपका पहला सवाल था जी, निश्चित रूप से जो आर्टिकल 21 है वो इस देश के संविधान की जो हम मूलभूत तत्व कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसको एड्रेस करता है वो। जी, क्योंकि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, ये भारतीय संविधान की हम जो प्रस्तावना है वहीं पर इसको उसमें रखा गया है। जी। अब सवाल यहाँ इस बात का आता है कि जो आर्टिकल 21 जो समानता की बात कर रहा है, वो समानता केवल जातिगत समानता की बात नहीं हो रही है। वो समानता की बात है कि हर क्षेत्र में समानता है। आप अभी जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जो चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें जो समानता का विषय अब केवल जाति तक सीमित नहीं रह गया है। यह समानता की बात है, अवसरों की समानता की बात है। आज जो विषय एक कांग्रेस उठा रहा है या अन्य पार्टियां जो उसको डिफेंस कर रही है, वहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि समानता का जो अर्थ है वो वास्तव में कितने सही मायनों में हमारे सामने जो है अभी है। जी। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि वर्ग भेद, निश्चित तौर पे देश में अमीरी गरीबी की एक इतनी बड़ी खाई बढ़ती जा रही है। जो गरीब है वो गरीब होते आ रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता है। तो अब यहाँ आर्थिक समानता का मुद्दा फिर से हमारे सामने आता है। तो किसी भी पार्टी ने पिछले 50 साल में, जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी भी पार्टी ने, मुझे लगता है, इस आर्थिक समानता के मुद्दे को, अवसर की समानता के मुद्दे को इग्नोर करके जातिगत समानता के मुद्दे को हमेशा आगे रखा। और चूंकि वो जातिगत समानता का मुद्दा भी पूरी तरह से एड्रेस नहीं हो पाया, तो यही वजह है कि अब वो जो पीड़ित वर्ग है, जो इसका विक्टिम है कास्ट सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं कास्ट सिस्टम का जो विक्टिम वर्ग है, वो इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, शायद कोई है जो बात रख रहा है हमारी, हम जिस बात को कहते आ रहे थे। तो दूसरा जो यह विषय आता है कि ये जो आरक्षण का एकदम अचानक से जो मुद्दा सामने आया कि क्या वास्तव में इस बात के पीछे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि किस संविधान खतरे में है, राइट? तो मैं ये मानता हूँ कि संविधान खतरे में है, ये चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि जैसा कि अभी रमेश जी ने कहा, संविधान को खुद संविधान भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि संविधान की चिंता या आरक्षण की चिंता का विषय नहीं है। यहाँ चिंतन का विषय ये है, मैं देखता हूँ, अगर मैं पार्टी की बात करूं, बीजेपी के सामने आज आरोप लग रहा है उसके ऊपर कि आरक्षण के अगेंस्ट है या संविधान के अगेंस्ट है। तो यह चिंता के संविधान की रक्षा सुरक्षा का पर चिंता करने की बजाय यहाँ मुझे लगता है बीजेपी को इस बात का चिंतन करने की आवश्यकता है कि उसके ऊपर ये आरोप लगा क्यों। बात चिंता की नहीं, चिंतन की, सही कहा आपने। जी कि सिरभैया जी, आपने ठीक कहा। और जिस तरह से आपने कहा कि चिंता की नहीं, चिंतन की बात है, सूरज जी, मैं दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगी। अब बीजेपी के ऊपर जिस तरह से यह आरोप लग रहे हैं, जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है लोकतंत्र की हत्या का, संविधान जो है वो खतरे में है, इस तरह के आरोप कैसे लगा सकता है विपक्ष? उनके पास आधार क्या है? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहूंगी। दूसरा, जिस तरह से अमित शाह का जो एडिटेड वीडियो वायरल किया गया, आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने फेक वीडियो बताया, ओरिजिनल वीडियो बताया, और अब यहाँ पर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जहां से ये FIR दर्ज की गई है, जहां पर ये वीडियो एडिट किया गया था, वहां तो खुद कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री उनके हैं, उप मुख्यमंत्री उनके हैं। तो जब कांग्रेस को इतनी दिक्कत है तो उन्होंने इस पर क्यों एक्शन कुछ नहीं लिया है? बात ये है, जहां तक आपने अभी अमित शाह जी के ने कहा, तो सबसे बड़ी बात ये है कि उसका खुलासा तो ऑलरेडी हो चुका है। और वो वीडियो में कहाँ किन शब्दों को हटा करके कौन से शब्द उसमें जोड़े गए, विलोपित करके उसको कैसे प्रदर्शित किया गया है, ये जांच में आने के बाद ही उसमें एक आध दो लोगों के समय, मुझे जहाँ तक जानकारी है, हाँ नहीं, FIR तो हुई, साथ में मुझे लगता है एक आध दो लोगों की उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब रहा सवाल ये कि आपने कहा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जहाँ से ये एडिट हुआ है वहाँ कैसे होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने भी FIR करी है उनके खिलाफ, और वहाँ के CM को उन्होंने बाकायदे जो है इसमें लिप्त होने का मान करके उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है, बयान देने के लिए उनको बुलाया गया है दिल्ली। उसमें उनका कमेंट भी आया CM का कि अब बताइए, अब AD CD और BD छोड़ करके अब दिल्ली पुलिस का भी सहारा ले रही भारतीय जनता पार्टी। तो जहाँ तक ये है कि जो वीडियो वायरल हुआ उसके मेरे ख्याल से 90% तक तो उसकी सच्चाई में लोग पहुँच चुके हैं,
है ना, तो वो को इतना बड़ा मुद्दा अब रह नहीं गया ना, वो चुनावी मुद्दा बना करके उसका कोई लाभ भी लिया जा सकता है या मिलेगा किसी को। दूसरा सवाल आपने जो हमसे किया कि आपने कहा कि आरक्षण की शुरुआत कोई आज से तो हुई नहीं। जब देश में संविधान जब बना था, संविधान रचयिता राजेंद्र प्रसाद जी, अपने डॉक्टर अम्बेडकर जी और भी जो लोग थे उसमें, तो उन्होंने जब बनाया था तो उस समय की जो स्थितियाँ थी, उस समय की जो जिस तरह से माहौल था, जिस तरह से हमारे हरिजन आदिवासी भाई जो है, जो बिल्कुल अशिक्षित क्या मतलब वो बिल्कुल ABCD नहीं जानते थे, तो उनको बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह से 10% का आरक्षण किया था या समथिंग जितने का किया, अलग अलग किया सात जातों में, लेकिन उन्होंने एक प्रावधान रखा था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाए, और अगर लगता है कि नहीं अब ये जो हम लाभ देना चाहते थे उनको मिल चुका है, तो इस पे ख़त्म करने पर, समाप्त करने पे भी विचार किया जाए। पर विचार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सवाल ये है कि जब अपने यहाँ लोकतंत्र में जो चुनाव का एक माहौल बना हुआ है लोकतंत्र में, तो हर दल जो है उस वर्ग को भजाना चाहता है। बिल्कुल। तो जो भी सत्ता में आया उसने ये जानते हुए भी कि आज उतनी आवश्यकता नहीं रह गई है, हमारे उसको अदर मत लीजिएगा, हमारे SC ST भाई साहब लोग जो हैं आज की डेट में 80% से ज़्यादा शिक्षित हो गए, 80% से ज़्यादा हमसे आपसे समान वर्ग से ज़्यादा जो है वो शिक्षित हुए हैं और अच्छे अच्छे कंपटीशनों में भाग लेते हैं, बराबर है ना। तो अपन ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने वो, अब सवाल ये है कि जैसे लेकिन दिनेश निकाल जी, दूसरी तरफ बात आती है कि आरक्षण के कारण जो है वो जो मूल लोग वैसे हैं जिनमें प्रतिभा है, प्रतिभा का भी दोहन नहीं हो पाता है आरक्षण के कारण, ये सवाल भी तो उठते हैं। फिर नहीं तो होते हैं, तो उसी का कारण मैं आपको बता रहा, मैं वो आपसे वही कह रहे बात। आप ये देखिए, इसी राजनीतिक लाभ के कारण, इसी चुनावी मुद्दों को बना करके ये जो OBC का आरक्षण आया, ये पहले तो नहीं था, बाद में ही आया ना, इसको बाद में ऐड किया गया। अच्छा, उसमें कुछ दल तो ऐसे थे, कुछ राज्य तो ऐसे थे जिन्होंने एवं जाकर के आरक्षण देने की घोषणा कर दी, जिसको जाकर के न्यायालय में चैलेंज किया गया, और आज ऐसे प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ना। तो सवाल ये है कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं, ये इस तरह का आरक्षण का इस्तेमाल जो है ज्यादातर चुनाव के माहौल में ही करते हैं। उनको उसी समय याद आती है कि नहीं इस आरक्षण से हमको ये लाभ मिल सकता है, सियासी चश्मे से देखा जा रहा है और चुनावी लाभ लेने के लिए तमाम कवायद और तमाम तरह के भाषण दिए जा रहे हैं। रामानंद द्विवेदी जी, आपके पास आना चाहूंगा और दो बातें की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, एक सभा में उन्होंने पूछा, ये जो गांव के बाहर झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, ये कौन है? बिल्कुल, ये हमारे ही साथी हैं, दलित हैं, हमारे दलित भाई हैं जो आज समाज से कहीं ना कहीं वंचित। उन्होंने आरोप लगाया कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी ऐसे कुछ लोग हैं जो झुग्गियों में रहते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आई तो हम 50% का जो दायरा है उसे खत्म कर देंगे और जातिगत आधार पर आरक्षण देंगे। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है? दोनों बातों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ रामानंद द्विवेदी जी। सूरज जी, ये जो चुनाव के टाइम पे ये बात आज आरक्षण की हो रही है जी, इसको कहीं न कहीं चुनावी चश्मे से भी सियासी तौर से देखा जा रहा। जब आरक्षण की शुरुआत हुई तो अम्बेडकर जी ने यही सोच के कि समाज के सारे लोग समानता के लेवल पे रहे। उस समय आरक्षण का चूँकि ज़रूरत भी थी और उसमें ये था कि जो हमारे दलित वर्ग हैं, SC हैं, ST हैं, पिछड़े हैं, उनको एक प्लेटफार्म पे ले आके फिर इसके बाद समीक्षा करेंगे। लेकिन उस आरक्षण को चुनावी दृष्टि से ये पार्टियां हमेशा लाभ लेकर के और उसके आड़ में अपनी सत्ता पे आना चालू किया। अब आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि झुग्गियों में कौन लोग रहते हैं। तो झुग्गी में वही लोग रहते हैं जो दलित हैं, शोषित हैं, कहीं न कहीं उनका ना तो आरक्षण का लाभ मिल पा रहा, ना आर्थिक रूप से मजबूत हैं। उनके कहने का आशय था कि झुग्गियों में वो लोग रहते हैं जो समाज की मुख्य धारा में समाहित नहीं जी। तो मुख्य धारा में लाने के लिए आज 70 सालों से ये प्रयास चल रहा, आज तक वो उस मुख्य धारा पे नहीं आए। प्रधानमंत्री जी भी 10 साल से हैं, लेकिन वो भी उनको मुख्य धारा पे नहीं ले आए। तो इसलिए कहीं न कहीं उनके जो कहना और करना, ये दोनों में अंतर समझ में आता है। दूसरा, जो राहुल गांधी के ने बयान दिया है, उनका भाषण में कहा है कि यदि हमारी सरकार आई तो जो आरक्षण में 50% का दायरा है, प्रतिबंध है, उसे हम हटा देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट इस बात का कई बार उल्लेख कर चुका है, जब अलग अलग राज्यों के प्रकरण वहां गए हैं, कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल,
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। उसका नतीजा देखिए, मध्य प्रदेश हुआ, कोई भी राज्य सरकार है, वहाँ के कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए, उनको कोई लाभ नहीं मिला। ये सिर्फ आरक्षण के चलते कि मामला कोर्ट में है। तो कितना नुकसान ये सरकार कर रही है, चाहे कर्मचारी हो चाहे जो भी वर्ग हो। तो कुल मिलाकर के इसका आरक्षण सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में देखा जा रहा है और ये सब चुनावी हथकंडा है। बिल्कुल रामानंद जी, जिस तरह से आपने बताया जी, तो जो ये कर्मचारियों की बात आई इसमें मैं थोड़ा बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि मेरे भाई रामानंद जी ने कहा, रमन कि सवाल ये है कि कई लोग वंचित रह गए प्रमोशन से, ये वो। अगर आप दूसरे पहलू से देखें तो कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने उसका विकल्प निकाल करके और लोगों को बाकायदे उन्होंने प्रमोशन भी दिया और बाकायदे उसका लाभ भी दिया, सिर्फ उसकी आड़ ले करके उन्होंने वो सब ग्रेसडी और ये क्या होता है जो फॉर्मेलिटी होती है वो ना करके उन्होंने दूसरे रास्ते से प्रवेश दिया। मध्य प्रदेश में ही ऐसे उदाहरण है। आप पुलिस डिपार्टमेंट शक्ति की बात है, पुलिस डिपार्टमेंट, हाँ इच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए कि उसी तरह का रास्ता एक पीछे के पर्दे से निकाला गया और कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बना दिया, हेड कांस्टेबल को ASI बना दिया। तो अगर करने की क्षमता हो तो स्टेट गवर्नमेंट उसका रास्ता निकाल के कर रही है और कई राज्यों ने किया भी है। और समयमान वेतनमान तो है ही, विकल्प उनके पास स्वाभाविक है, समयमान वेतनमान लागू कर देते हैं। वो ऑलरेडी इतने स्केल तक पहुंच जाता है कि उसको प्रमोशन मिलने के बावजूद भी उतना ही मिलता। बिल्कुल है ना। बिल्कुल ठीक है दिनेश जी। सूरज जी, कई सरकारें ऐसी है कि कर्मचारियों को रिवर्ट कर दी, आरक्षण को वापस कर ली, लेकिन यहाँ की सरकारें उलझा के रखना चाहती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है रामानंद जी, वापस आपके पास लौटेंगे। लेकिन जिस तरह से आप वोट बैंक की राजनीति की जो आपने बात उठाई थी कि कांग्रेस कह लो या फिर कोई भी पार्टी कह लो, वोट बैंक की राजनीति आरक्षण के पीछे की जा रही है। दामोदर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जो आरक्षण का जिन पार्टियों ने छोड़ दिया है, तीसरे चरण को कह ले या फिर आगे वाले आने वाले जो और भी चरण है हम उनको लेकर कह ले, अभी जो आरक्षण का जिन छोड़ा है वो कितनी दूर तक जाएगा और क्या पार्टियों के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है जो अब मंगलसूत्र, विरासत और अब आरक्षण पे पार्टियां जो है वो आ गई हैं? देखिए, आरक्षण का जिन पहली बात तो किसी पार्टी को छेड़ने का चुनावी माहौल में कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब छेड़ा है तो इसका परिणाम भी नेगेटिव होते हैं, क्योंकि लगातार 70 सालों से आरक्षण पर कोई बात करने या विचार करने से लोग बचते हैं। पार्टियां अगर इच्छा शक्ति रखती तो मोदी सरकार में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी तक आरक्षण पर कोई बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे। उनके हमेशा बयान आते रहते हैं कि वो आरक्षण विरोधी, उन पर आरोप लगते हैं कि वो आरक्षण विरोधी हैं, और वहीं एक तरफ लगते हैं कि वो आरोप लगाते भी हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। तो दोनों बातें एक ही पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात, अगर आरक्षण का जिन इस समय चुनाव का समय निकलता है तो ये सिंपल सी बात है कि बरसात के समय मेंढक और बिच्छू अक्सर निकल आते हैं। तो इस चुनाव के समय में ये मच्छर, बिच्छू और मेंढक हैं जो मुद्दे बन के आते हैं, जो तत्कालिक मामले हैं। बाद में अगले 5 साल में ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। आरक्षण पर लगातार केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टैंड लेती आती हैं जो उनको पॉलिटिकल फायदे देती हैं। आरक्षण में एक बात और क्लियर कर दूं कि आरक्षण अब जो बहस होगा, अगला मुद्दा जो जनता की बीच में अगर बात माने तो एक नागरिक के नाते आरक्षण के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता है उसको अभी फाइनेंशियल आरक्षण होना चाहिए, उसको स्किल्स की आवश्यकता है। आरक्षण जाति वर्ग से बाहर निकलकर आरक्षण को पुनः समीक्षा की आवश्यकता है। समीक्षा अब सवाल नहीं होना चाहिए, आरक्षण पर विचार नहीं होना चाहिए, संशोधन, आरक्षण पर संशोधन होना चाहिए। आरक्षण पर सवाल और उसकी जो आवश्यकता है उसके जवाब निकलने चाहिए। हमारे बहस का मुद्दा आरक्षण पर विचार नहीं होना चाहिए, आरक्षण का क्या विकल्प है इस पर सवाल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आरक्षण इस समय ही क्यों निकल के आता है, इसके लिए आप जो जनता है, सिटीजन है, वो वोटर है, वो ही समझते हैं कि केवल तत्कालिक मुद्दा है जिस पर कुछ पार्टियां जातिगत, वर्गगत से हटकर धर्म के आधार पर आरक्षण को प्रमोट कर रही हैं। साहब, भाई साहब रामेश भाई साहब ने बताया कि कर्नाटक में धर्म के आधार पर 4% कांग्रेस को दिया। तो ये बड़ी बात, चिंता की बात है कि क्या पंथ से निकलकर अब धर्म के पर आरक्षण होगा, जिसे जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। और इस बात का बीजेपी लगातार विरोध भी करती आई है कि अब देश में जातिगत जो आरक्षण है उसको भी उन्होंने EWS कैटेगरी का आरक्षण लागू करके स्पष्ट कर दिया है। लेकिन वहीं कांग्रेस इस पर यह बात रखना चाहती है कि बीजेपी अब आरक्षण खत्म करने वाली है या आरक्षण विरोधी है। इसको बुलाने में वो कोशिश करती है, लेकिन जनता सब जानती है, उसका जवाब वोट के द्वारा मिल जाएगा। सही कहा कि जनता सब जानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है। और यही बात लेकर के रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा कि जनता सब जानती है। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि क्या
इस तरह की बातों का कि हम आरक्षण देंगे, हम आरक्षण ज़्यादा देंगे, या दूसरा दल आरक्षण को खत्म करना चाहता है, ओबीसी वर्ग की खैर नहीं होगी, ओबीसी वर्ग के हितैषी नहीं है ये, इन तमाम बातों का क्या आज भारत का जो मतदाता है, जिसे हम प्रबुद्ध कहते हैं, जिसे हम शिक्षित कहते हैं, उस पर असर होने वाला है? पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण के माध्यम से बात की जा रही संविधान की कि संविधान खतरे में है, क्या वास्तव में भारत का संविधान खतरे में है? देखिए, मोटे तौर पर भारत का संविधान कभी खतरे में नहीं, ना तो खतरे में पहले था और ना आज है। दरअसल में कुछ लोग संविधान पर कहते कुछ हैं और उस पर आचरण कुछ करते हैं। संविधान की भावना के विरुद्ध कितने निर्णय हुए हैं ये आप सबके सामने रिकॉर्ड है। आप मुझे बताइए, हमारा संविधान अगर पंथ निरपेक्ष है, हमारा संविधान अगर धर्म निरपेक्ष है, तब अलग से हिंदू कोड बिल की आवश्यकता क्यों है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की आवश्यकता क्यों है? सही कहा आपने। अलग से क्यों आवश्यकता पड़ती है कि हम वक्फ बोर्ड को तो अनुदान जारी करेंगे और मंदिर के चढ़ावे पर हम प्रतिबंध लगाएंगे? तो स्वाभाविक ये निर्णय तो धार्मिक हुए कि मंदिर के समिति में तो कलेक्टर रहेगा, लेकिन मस्जिद में और चर्च में कलेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो कुछ निर्णय धार्मिक आधार पर है। शादी का नियम, एक को उन्होंने कहा कि आप धार्मिक आधार पर शादी करिए, 3 भी कर सकते हैं, तलाक भी कर सकते हैं। दूसरे से कहा कि आप हमारी बिना अनुमति के तलाक नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के कहा कुछ है और किया कुछ है। अब आरक्षण और जाति पर आता हूँ। जब संविधान बन रहा था और देश आज़ाद हो रहा था, उस समय जितने सारे लोग थे सब जातिगत आधार के वर्गीकरण के विरुद्ध थे। इसमें गांधी जी थे, इसमें नेहरू जी थे, इसमें सरदार पटेल थे, इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, और तो और दूसरी पीढ़ी में इंदिरा जी ने कहा था कि जातिगत जो है ये प्रावधान भारत की प्रगति के लिए ठीक नहीं। तो जिनके पूर्वज जाति के विरोधी थे, वो लोहिया जी के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, इंदिरा जी और नेहरू जी के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो सारे के सारे जाति की बात उठा रहे हैं। लेकिन रमेश शर्मा जी, यही कांग्रेस कभी कहा करती थी कि ना, यही कांग्रेस कभी कहती थी कि ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और आज जाति की बात हो रही है। निश्चित रूप से। तो ये मुद्दा 2 कारणों से आया। एक मुद्दा तो ये आया कि देश भर में कुछ प्रांतों को छोड़ करके कांग्रेस का वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक उनका समर्पित रहा। अब वो वोट बैंक उनका टूट गया। उत्तर प्रदेश में टूटा, बिहार में टूटा, बंगाल में टूटा, तमिलनाडु में टूटा, केरल में टूटा, वो वोट बैंक उनका टूटा। तो एक तो उनको मुस्लिम वोट बैंक वापस चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम्स को आरक्षण देंगे। यहाँ से भाजपा ने इस मुद्दे को पकड़ लिया। दूसरा एक मुद्दा है, भारत की जो मानसिकता है 50 से 60% वो राष्ट्र संस्कृति के पक्ष में है। तो और वो जाति के पक्ष में नहीं है, वो राष्ट्र संस्कृति के पक्ष में है। वो रोजगार के भी पक्ष में नहीं है, वो राष्ट्र संस्कृति के पक्ष में है। तो वो राष्ट्र संस्कृति का मुद्दा जो भाजपा ने उठाया है, उसमें कैसे सेंध लगाई जा सकती है, उसमें जातिगत आरक्षण से ही सेंध लगाई जा सकती है। तो विपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया। 1 मिनट और लूंगा, मैं आपका उदाहरण देना चाहता हूँ कि भारत में राष्ट्र संस्कृति कैसे प्राथमिकता में रही। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके पिताजी मोतीलाल जी नेहरू, मोतीलाल जी नेहरू के पिताजी गंगादीन, वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, प्रमोशन होकर शहर कोतवाल बने। उनके सामने क्या रोजगार की समस्या थी? क्यों उनके बच्चे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन में आए? गांधी जी, उनका परिवार व्यापारी परिवार था। गांधी जी उस जमाने के बैरिस्टर हैं। 1890-92 के आसपास वो लंदन गए हैं। क्यों सब छोड़ करके आए? सुभाष चंद्र बोस का सिलेक्शन ICS में हो गया था, क्यों छोड़ करके आए? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, पूरी पीढ़ी है, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर मुंजे, पूरी पीढ़ी है जो अपना काम छोड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन में आए। रोजगार की तो कोई समस्या थी नहीं, वो राष्ट्र संस्कृति के लिए आए। तो मोटे तौर पर बीच में कुछ सरकारें राष्ट्र संस्कृति से दूर हुई। वो मुद्दा बड़ी बारीकी से भाजपा ने पकड़ा, इसीलिए वो 2 सीट से उठ करके आज 303 सीट पर चले गए। मोटे तौर पर इसी तरीके से राम, स्वतंत्रता आंदोलन में राम राज्य की कल्पना की, लेकिन आज़ादी के बाद उसको भूल गए। उस बात को भी भाजपा ने पकड़ा। तो अब ये राष्ट्र संस्कृति के मुद्दे में केवल और केवल जाति से ही सेंध लगाई जा सकती है, जो अंग्रेजों ने किया था। 1 मिनट और सूरज जी आपसे लूंगा। जैसा कि तो कुल मिलाकर के सक्सेना जी ने जैसा कि कहा कि भारत में जाति का कोई प्रावधान नहीं है। और जाति का अगर प्रावधान होता तो कालिंजर की राजकुमारी है दुर्गावती, वो गोंडवाने में क्यों ब्याह थी? गोंडवाना शब्द अकबर के अबू फजल से पहले गोंडवाना शब्द नहीं मिलता। तो वो कुल मिलाकर के अगर हमारे यहाँ बनवासी आदिवासी अलग होते और राजपूत अलग होते, तो क्या कालिंजर की जो चंदेल राजा की लड़की गोंडवाने में ब्याह सकती थी? क्या रामानंदाचार्य की, जिनकी अभी जयंती आने वाली है इसी महीने में, मई में,
क्या रामानंदाचार्य जी कबीर को, रैदास जी को अपना गुरु बना सकते थे? क्या झाला रानी और मीराबाई रैदास जी को अपना गुरु बना सकती थी? रैदास जी पूरे जीवन भर चर्म शिल्पकार थे, तो जीवन भर जूते बनाते रहे। मीराबाई ने और झाला रानी ने उनको गुरु बनाया। अगर हमारे यहाँ जाति महत्वपूर्ण होती, कितने सरनेम हैं, जैसे चौधरी सरनेम ब्राह्मण में भी मिलता है, क्षत्रिय में भी मिलता है और वंचित वर्ग में भी मिलता है, अनुसूचित जाति में भी मिलता है। पटेल सरनेम, देशमुख सरनेम, ये हर समाज में मिलते हैं। वर्मा सरनेम कहीं ना कहीं भारत में जाति आधार नहीं रहा है। जी ठीक है, लेकिन रमेश जी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि राष्ट्र संस्कृति से जो सरकारें दूर हुई, उस पर सेंध लगाने के लिए अब ये जो आरक्षण का मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से रमेश जी ने पहले भी बताया था, कर्नाटक की अगर हम बात कर ले तो वहां पर तो कांग्रेस खुद ही यहाँ पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर घिरती नजर आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस जो है वो SC ST OBC वर्ग के लिए हिमायती बन रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वहां पर जो दो समुदाय है जिनका सर जिक्र कर रहे थे, वोकालिंगा और लियांगत, इनके 2% जो आरक्षण है OBC के वो काटकर और मुस्लिम कैटेगरी को 4% दे दिया गया। तो कांग्रेस इनडायरेक्टली इस आरक्षण के मुद्दे में खुद ही जो है वो घुल रही है। जी बिल्कुल घिरेंगी पार्टियां, कारण कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई अच्छी नीयत नहीं है इसके बारे में। वो उसको वोट बैंक की तरह से देखता है आरक्षण को। हम जैसे भाई साहब ने संविधान सभा का जिक्र किया, 299 सदस्य थे और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था उसमें। तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वो आर्थिक आधार पर नहीं की गई थी। वहाँ ये था, अभी भी मैं देख रहा था कि अभी तक किसी ने चश्मा लगा लिया, घोड़ी पे बैठा तो उसको बारात नहीं निकल, ये अभी तक चल रहा है। तो अंबेडकर जी का या जो भी दलित चिंतक थे उनका ये था कि हमें आर्थिक नहीं, हमें समाज में जैसे वो चेयर सोफा लगा तो उसमें बराबरी से जगह मिलना चाहिए। तो आरक्षण का मतलब है कि आप उन नौकरियों में जाएं, अन्य समाजों के साथ बराबरी से बैठे, अपना स्थान बनाएं। वहां आर्थिक आधार है ही नहीं उसका उद्देश्य। और आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं। उसका कारण बताता हूँ। अभी जो साल 2 साल पहले आंकड़े आए थे कि 90% लोगों की जो आय है 25,000 प्रति माह से कम है, मतलब 3 लाख रुपए सालाना से, जबकि आर्थिक आरक्षण में 8 लाख की लिमिट दी है। तो 90% और 8 लाख तक तो और चले जाएंगे। तो सब लड़ो 10% के लिए। तो वो सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया था, कुछ नहीं है और उसका कोई मतलब नहीं है। हो क्या रहा है, आरक्षण के नाम पे वो जो बंदर बाट वाली कहानी सुनी ना, बिल्लियों के झगड़े में, यहाँ समाजों को संवाद करना चाहिए, एक दूसरे के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। मैं इस विषय से हमेशा बचता रहा हूँ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। कारण क्या है कि आप एक वर्ग का पक्ष लोगे, दूसरा गाली देगा। इतनी कटुता इन नेताओं ने एक दूसरे के प्रति भर दी है कि आमने सामने एक दूसरे के प्रति सद्भावना खत्म कर दी समाजों में। मैंने 89 में जो आरक्षण आंदोलन था उस समय 33% था शायद, SC और ST का ही था बस। वो जो OBC वर्ग जो आज आरक्षण का पक्षधर है वो तब आरक्षण के विरोध में था। लेकिन जो VP सिंह ने जो मंडल आयोग लागू किया वो उस तरफ हो गया, उनका वोट बैंक बढ़ गया। जबकि वो सब सक्षम जातियां थी, खेती या दूसरे कामों में लिप्त थी। तभी से इसको लागू किया तो उनके आर्थिक आधार इतने कमजोर नहीं थे। ये समाज रूप से भी वंचित थे, काम के रूप में भी SC ST वंचित थे। लेकिन वो कोटा बढ़ा दिया गया, अब बाकी लोग पिछड़ने लगे। तो क्या हुआ, कटुता बढ़ती रही। मुझे जब मैं भी उसमें विरोधी में रहा एक टाइम पे, कन्फेस करने में कोई बुराई नहीं। मैं संयोग से सवर्ण में पैदा हुआ हूँ, परंतु मानवीय दृष्टिकोण हमें रखना पड़ेगा। आपस में एक दूसरे के हम सबके भाई बंधु हैं। तो जब आरक्षण फिल्म आई, उस फिल्म में मैंने देखा, जब लॉजिक देखे उनके, कि जब दलित वर्ग कहता है कि भाई पूजन का तो आपका स्थायी आरक्षण है, उसमें तो हमारा अधिकार नहीं, आप उस अधिकार से हमें वंचित किए हैं। तो इस तरह की जब एक दूसरे के अधिकारों की बात आती है तो हम देख रहे हैं कि एक दूसरे का हम हनन कर रहे हैं और इस पे एक दूसरे के प्रति गलत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समाज स्थापित होता संवाद करें, एक दूसरे के अधिकारों का हम सम्मान करें, उनको उचित जगह दे। इससे क्या हो रहा, सरकार क्या कर रही है, इस मुद्दे से बचने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। आप देखिए जो आउटसोर्स का जो काम तृतीय वर्ग और चतुर्वर्ग कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स में क्या आरक्षण है? नहीं है। उसमें अभी RTI में कुछ दस्तावेज मेरे पास आए हैं, वो चोर दरवाजे विशिष्ट लोगों के लिए बने हुए हैं। कंपनी को दे दिया ठेका, उस कंपनी ने दूसरी कंपनी को दे दिया, अपने दिखाने के लिए एक इंटरव्यू किया, उसका पता ही नहीं है। आप RTI में निकालेंगे मुश्किल जाएगी। और जो अपने परिचित लोगों की इसमें नौकरियां लग रही। पिछले जो लोकसभा चुनाव थे, एक सपाक्स पार्टी से कैंडिडेट खड़ी हुई थी, एक किसी ने मिलवाया, तो वो बोले आप को सपाक्स के लिए काम करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप बताइए उद्देश्य क्या है? बोले साहब ये आरक्षण समाज का अपने दुश्मन बन रहा है। मैंने कहा आपके साथ एक अधिकारी जुड़ा एक भर्ती घोटाले के, मेरे पे डॉक्यूमेंट हैं। बोले हाँ वो हमें खबर है पर उसको हम बाद में देखेंगे।
सबसे ज्यादा अधिकारों का हनन भ्रष्टाचार कर रहा है। हाँ। आप सवर्णों की नौकरी भी उससे छीन रही हैं। सही है। भ्रष्ट तरीके से आप नौकरियों के जो रिक्रूटमेंट है, हाँ। आप हर प्रोसेस कोर्ट में क्यों डली हुई है? हाँ। भ्रष्टाचार। आप यदि आरक्षण और कोई एक तरह से योग्यता के मापदंड से नापा जाता है, तो क्या ये जो ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में जो मामले रजिस्ट्रार अधिकारियों के, क्या उनकी योग्यता भ्रष्टाचार के लिए थी? बिल्कुल सही। उनको अनुमतियां क्यों नहीं दी जा रही हैं? सही बात। ये कई तरह के सवाल हैं। बिल्कुल। एक दूसरे को गलियाने से इसका हल नहीं निकलेगा, और इसका हल समाज ही निकालेगा। हाँ। राजनेताओं से उम्मीद करना बेमानी। बिल्कुल सही कहा है कि राजनेता से उम्मीद करना बेमानी है और समाज को ही आगे आना पड़ेगा, तब इसका कोई स्थायी हल निकल पाएगा। लेकिन यहाँ एक नई बात जरूर सामने आई है कि जैसा राहुल गांधी ने भी कहा है अपने भाषण में कि यहाँ केंद्र सरकार जो है वो निजीकरण की ओर बढ़ रही है। अनिल सरवैया जी, आप ही के पास आ रहा हूँ ये प्रश्न लेकर के कि जहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार देश में हर सेक्टर में निजीकरण की ओर बढ़ रही है और निजीकरण में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जहाँ पीपीपी मोड हो जाता है या फिर ऐसी कोई, जैसे हम उदाहरण ले लें कि कोई एक कंपनी है जो केंद्र सरकार संचालित करती थी, आज निजी हाथों में आ गई है, तो वहाँ किन की भर्ती होगी ये उस कंपनी को संचालित करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है, ना कि संवैधानिक नियमों पर कि आरक्षण का वहाँ कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या वास्तव में जो वंचित वर्ग है, जो कहा जा रहा है कि एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनके हकों पर डाका डाला जाएगा, ये संभावनाएं हैं क्या? देखिए, मैंने अपनी बात को शुरू किया था, मैंने तभी कहा था कि आरक्षण और संविधान जी, आज इस पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चिंतन का विषय है। अब सवाल ये आता है कि आज इलेक्शन में ये मुद्दा सामने क्यों आया और इतनी तेजी से क्यों आग की तरफ फैल रहा है जी। तो जो अभी आपने विषय रखा, जो प्रश्न पूछा है, उसी की पृष्ठभूमि में हम जाते हैं कि आउटसोर्स आज पिछले 10 सालों में राज्य सरकार से लेकर मध्य प्रदेश से बात करें तो दिल्ली तक जाइए, लगभग 70 से 80% काम आउटसोर्स हो चुका है। हाँ। आपके सामने भोपाल का हबीबगंज या रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, बराबर है। कभी इस स्टेशन पे जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी स्थायी कर्मी हुआ करते थे, आज वो आउटसोर्स पर है। ठीक है। तो आप जब आउटसोर्स पे लेकर आ रहे हैं बात चीज़ों को, और जब आप समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मानवीय गरिमा की बात कर रहे हैं, और जब आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो आपने इस बात पे विचार क्यों नहीं किया किसी भी सरकार ने जिसने निजीकरण को बढ़ावा दिया कि अगर हम कोई सरकारी काम को आउटसोर्स करते हैं तो वहाँ क्या इस आरक्षण के का कोई पालन करके हर एक व्यक्ति को, बात केवल एससी एसटी की नहीं है, जो भी उसका लाभार्थी हो सकता है, एससी एसटी ओबीसी सामान्य, उसको उस अनुपात में उतना जो है उसका हक मिले। और देखिए, आरक्षण की जहाँ तक बात है, मूल बात ये समझने की है कि अभी इस देश में बहुत सारे लोग अभी आरक्षण का सही मतलब ही नहीं समझते कि आरक्षण था क्या। सही बात है। उसके पीछे संविधान के जो निर्माता हैं उनकी भावना क्या थी। ये जो समाज हम जिसको शोषित वंचित बोलते हैं, वो शोषित वंचित क्यों था? क्योंकि उसको अवसरों से दूर रखा गया। ठीक है। तो आरक्षण का जो मूल भावना है, मूल तात्पर्य है, मूल अर्थ है, वो है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व, आरक्षण का मतलब प्रतिनिधित्व। और जब ये जो बार बार बात आती है कि आरक्षण का 10 साल के लिए प्रावधान किया गया था, तो 10 साल में अगर आप सभी को प्रतिनिधित्व दे देते तो शायद हो सकता है कि ये आरक्षण उसी समय खत्म कर देते। आज आप भारत का सुप्रीम कोर्ट उठाइए, हाई कोर्ट उठाइए, आप देखिए कितने एससी एसटी के जज बने वहां पे। सही बात। क्या कोई था? आप भारत के इतिहास में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई दूसरा एससी का व्यक्ति चीफ जस्टिस बनने जा रहा है, जस्टिस गवई, कितने जज हो चुके हैं अभी तक 50 साल में, 54 साल में। तो कहाँ था वो? यही तो विषय प्रतिनिधित्व। आज जो बात राहुल गांधी ने एक जगह जो जिक्र किया है, जिसको वो जो समाज एक्सेप्ट भी कर रहा है कि कितने आईएएस अफसर एससी के हैं, कितने आईपीएस अफसर एससी के हैं, कितने पदों पर वो चीजें, कितने व्यापारी एससी एसटी के हैं। यहाँ तो प्रतिभा की बात, व्यापारी को अगर छोड़ दें आईएएस आईपीएस की बात करें तो प्रतिभा की बात है, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया वो बन गए। नहीं, एग्जाम क्रैक किया, वही तो भाई। आप देखिए, इसको आप प्रतिभा का निश्चित तौर पे ऐसा नहीं कि यहाँ प्रतिभा की कमी थी। अब हम बात करते हैं, जब आती बात समानता की, तो ये समानता का भाव कहाँ था? एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, एक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है, एक के लिए सरकारी अस्पताल में बिस्तर भी अवेलेबल नहीं है। आर्थिक विषमता का कारण माने? बिल्कुल, मूल रूप से। और देखिए, जब तक अवसर नहीं मिलेंगे तो वो प्रतिनिधित्व आ ही नहीं पाएगा। और अवसरों की कमी हमने अक्सर देखी है, जो अभी आपने उदाहरण दिया, ये जो निजीकरण हुआ है, ये क्या, ये अवसरों से वंचित करनी तो है ना। आप बताइए, भारत सरकार में अभी पिछले कुछ सालों में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर लेटर एंट्री हुई है, अफसर थे यहाँ पर, तो क्या आपको वहाँ, क्या उस लेटर एंट्री में कोई एससी एसटी का व्यक्ति चुनकर आया क्या? अफसर की बात थी ना यहाँ पर। तो अफसर कहाँ था वो?
बिल्कुल सही कहा आपने कि ये आर्थिक विषमता भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है कि यदि समानता देना है तो समानता हर पक्ष में दी जानी चाहिए। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी आपने कि अगर समानता देना है तो समानता हर पक्ष में होनी चाहिए, लेकिन जनता भी ये समझ रही है कहीं ना कहीं। दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब क्योंकि तीसरे चरण का मतदान बेहद नजदीक है और आरक्षण का मुद्दा जो है वो लगातार दोनों ही राजनीतिक दल की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन जनता अब इसको किस तरह से देखती है? क्योंकि जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आरक्षण को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, समानता को लेकर, आर्थिक समानता को लेकर, नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर, जनता इसको किस तरह से देख रही है? इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट किस राजनीतिक दल को कैसा होने वाला है दिनेश जी? कुछ नहीं होने वाला है। जनता बहुत समझदार हो गई है, देश का मतदाता बहुत जागरूक है। और अगर आप पिछले चुनावों का अध्ययन करें या आप पर्दे के पीछे जाके देखें तो जनता ने इस तरह से अपने मुंह में ताले लगा लेती है वो कि उसका पहचान ही नहीं पाया था। अच्छे से अच्छा समझने वाला भी ये नहीं समझ पाता कि इनका झुकाव किस तरफ है। साइलेंट वोटर। तो हाँ, साइलेंट वोटर। और ये उदाहरण आपको 19 में भी मिला और मध्य प्रदेश के अभी 2023 के चुनाव में भी देखने को मिला। तो सवाल ये है कि ये तो सिर्फ राजनीतिक दल भाषणबाजी कुछ भी करते रहे कि हम ये कर देंगे, हम वो इनको दे देंगे, चाहे कोई भी दल हो। इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, न किसी तरह का कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि सब लोग समझ गए हैं कि ये सिर्फ जो है वोट की राजनीति है और कुछ नहीं। दिनेश निगम जी, आपने कहा कि मतदाता जागरूक है, फिर यदि मतदाता की जागरूकता है तो मत का प्रतिशत, जो मतदान का प्रतिशत है, लगातार कम कैसे होते जा रहा है? उसका कारण ये है कि देखिए, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था पर मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी में एक खूबी तो इसमें है, हमेशा अपन डिबेट में एक बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गंभीरता रहती है किसी भी चुनाव को लेकर के, और वो हमेशा चिंतित होकर के वो बहुत डीप तक जाती है, युद्ध स्तर से है ना, उसको तैयारी करती है। इस बार के जो वोट के परसेंटेज के चुनाव हुए, जो मेरा अपना मानना है, 42-43 साल का जो पत्रकारिता का मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा समीकरण, वो ये देखा कि जिस तरह से कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी होकर के नेताओं की भीड़ है, आज जस्ट बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता तो हैं पर वो कार्यकर्ता नेता बन गए। बिल्कुल। और उसका कारण ये है कि उनको जो जिम्मेदारी, उनको बूथ लेवल तक की जो भी जिम्मेदारी मंडल कमानी जो जिस तरह से दी गई, हकीकत ये है कि मैंने स्वयं चुनाव में जाकर 1-2 जगह मैंने खुद देखा है मतदान केंद्रों में, उन्होंने वो भूमिका नहीं निभाई। वो संदेशन खेती का एक परंपरा आपने सुनी होगी, संदेशन खेती में चले आए, तो जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी वो जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन नहीं किया, है ना। अब ये सवाल पार्टी से हो गया। अब रहा सवाल जागरूकता का, आप जो कह रहे हैं ना, देखिए जागरूकता जो है, सबसे बड़ी मतदाता जागरूकता का मेरा तात्पर्य ये कहने का था कि मतदाता आज की डेट में निर्णय क्या लेगा और किन परिस्थितियों को देख करके लेगा, ये हमारे आपके बताने से नहीं करेगा वो। मेरा कहने का मतलब ये, वो अपने हिसाब से निर्णय करेगा जो दरअसल से देखता है। और सबसे बड़ी बात, आप एक चीज सूरज जी जान लीजिए कि भारतवर्ष में एक जो सबसे बड़ा काम है, वो मैंने कमी है, वो ये है कि हमारे देश में, जिसमें हम और आप सब हैं, वर्तमान को देख के ज्यादा निर्णय लेते हैं, भूतकाल हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ किसका व्यवहार कल क्या था, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण। सही कहा आपने कि ये चीजें हैं, चूंकि समय की सीमा है, कम शब्दों में रामानंद द्विवेदी जी आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आरक्षण की हम बात कर रहे हैं और आरक्षण को लेकर के जो बात हुई कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो जाता है, क्या जनता को लड़ाने की जो प्रक्रिया हमने मुगल काल में देखी, हमने अंग्रेजों के शासन काल में देखी है, वही प्रक्रिया अभी भी अपनाई जा रही है? सूरज जी, आप ठीक कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां वोटरों को खूब छला है। जनता आज महंगाई की मार से जूझ रही है, ये मुद्दा कोई नहीं उठ रहा। आज तीसरे चरण के मतदान में मध्य प्रदेश में जो होने जा रहा है, उसमें ये आरक्षण का मुद्दा आ गया। अभी 2 चरण के चुनाव हुए, वोटिंग का प्रतिशत काफी कम रहा, लोगों को 60 नहीं, अभी तो हमारे ख्याल से मध्य प्रदेश में रीवा ऐसा पहला जिला जहाँ पे 48.5% सबसे कम ओवरऑल जो मतदान हुआ उसमें, और ओवरऑल देखा जाए तो 50 के लगभग है अभी तक। तो इससे दोनों पार्टियां बौखलाई हुई हैं। अब तीसरे चरण में कैसे मतदाताओं को प्रलोभन दे करके वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो दोनों पार्टियों में ये चल रहा है कि वोटिंग कम हो रही है तो भाजपा का नुकसान है, वोटिंग ज़्यादा होगी तो भाजपा बढ़ेगी, कांग्रेस को नुकसान होगा। तो उसकी खींचतान में अपनी अपनी
वोटिंग के स्तर को बढ़ाने के लिए पार्टियां कभी आरक्षण का लाभ, कभी धर्म का लाभ, कभी नए नए मुद्दे आते हैं और उसी मुद्दे को बनाने के लिए अब इस चुनाव में आरक्षण का आया है। और इससे अब जनता, जैसे अभी निगम साहब ने बताया कि जनता सब जानती है, बिल्कुल ठीक तो जनता को लुभावनी बातों को बता करके और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का एक अवसर दिया गया है। रामन जी ठीक कहा आपने कि जनता जो है वो बेवकूफ नहीं है, जनता जो है वो हर चीज को समझती भी है, जानती भी है। और जिस तरह से दिनेश जी बता रहे थे साइलेंट वोटर, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे कि उसका झुकाव किस तरफ है। दामोदर जी मैं आपके पास आऊंगी और चाहूंगी कम शब्दों में आप इस पर प्रतिक्रिया अपनी दे। अब देखिए जो राजनीतिक दल जो है सामाजिक न्याय को लेकर जो पार्टियां हुंकार भरती हैं, अब ये भी देखना होगा कि वो पार्टियां असल में कितनी ईमानदार है, क्योंकि जो राजनीति है वो वंचितों के नाम पर, शोषितों के नाम पर, पीड़ितों के नाम पर, ओबीसी के नाम पर राजनीति तो होती है। लेकिन देखना ये होगा कि 75 वर्ष के बाद भी आज वो समाज, आज वो समुदाय कहाँ खड़ा है। देखिए वोटर उदासीन हो रहा है इस समय वोटिंग में, आपने परसेंटेज बताया, और उदासीन वोटर बड़ा घातक होता है। जैसे मान लीजिए आप सिंपल से एक श्वान है, वो साइलेंट मोड में जा रहा है, तो आप समझिए पक्का किसी न किसी को काटेगा। तो ये एंटी इनकम्बेंसी में जो उदासीन वोटर रहता है, इसमें माना जाता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको नुकसान होगा। अगर वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो जनरली आंकड़े विशेषज्ञ कुछ भी लगाएं, लेकिन इस समय वोटर का मन स्थिति नोटा पे है। यानी जो वोटर वोट देने पोलिंग बूथ पर नहीं जा पा रहा है, केवल यही कारण है कि वो राजनीतिक ज्ञान तो रखता है, लेकिन अपने वोट को कहीं ना कहीं खराब पाता है। वो जानता है कि मेरे वोट देने से कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला। तो अगर वोटर का राजनीतिक प्रति इतना उदासीन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और भविष्य में राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात से संज्ञान लेना चाहिए कि देश की राजनीति में, देश के इस तरह के बड़े लोकसभा जैसे चुनाव में वोटर अगर उदासीन रहेगा तो देश की अच्छी राजनीति के अच्छे लीडर चुन के नहीं आ पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आप जागिए और अगले मतदान में आप आगे बढ़कर वोट कीजिए। पार्टियां कुछ भी कहें, कुछ भी मुद्दे लाएं, लेकिन अपने विवेक का उपयोग करते हुए, चिंतन करते हुए अपने मत का उपयोग करिए। बिल्कुल सही कहा कि मत के अधिकार का प्रयोग सभी को करना चाहिए। देश न्यूज भी आपसे अपील करता है। लेकिन जहां हम बात कर रहे थे पहले चरण के चुनाव में खूबियों और खामियों की बात हुई, दूसरे चरण के मतदान से पहले चूड़ियों से लेकर के मंगलसूत्र तक की बात हुई और इनहेरिटेंस टैक्स की बात हुई। तीसरे चरण में आरक्षण का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। देखना है कि ये बात कितनी दूर तक जाएगी। हालांकि मुद्दे और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। जी श्री भैया जी। भारत में जो राजनीतिक पार्टियां और लोकतंत्र हमारा महापर्व है, और मुझे लगता है कि भारत में एक ऐसे समाज को बनाने की जरूरत है जो जाति से मुक्त, वर्ग से मुक्त, लिंग समान है ना, जेंडर न्यूट्रलिटी, ये मुद्दे चुनाव में आना चाहिए। और संविधान की जो मूल भावना है, जो भारतीय जो मनीषी रहे हैं, इस देश के बड़े विद्वान रहे हैं जिन्होंने संघर्ष किया है समाज को बनाने में, देश को बनाने में, सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोर्ट हो, कि भाई समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, ये चार जो भारतीय मूल्य हैं, मेन भारतीय, ये केवल भारत के संविधान के मूल्य नहीं है, भारतीय मूल्य हैं। इन भारतीय मूल्य को स्थापित करने के लिए हर एक पार्टी को, हर एक दल को, यहाँ तक कि जनता को भी, मतदाता को भी यही चार मूल्य आगे रख के अपना मताधिकार का उपयोग करना है, ताकि और तभी ये भारत एक महान राष्ट्र है और भी हम इसको एक अच्छा राष्ट्र जो महान नागरिक राष्ट्र बना सकते हैं। प्रकाश जी, चूंकि समय हो चुका है जी, हाँ, मैं शॉर्ट में सिरवैया जी की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं कि देश प्रथम है। देश में ये सारे संविधान में सारे प्रावधान है। बस शुरुआत हमें करना है कि नेताओं के कड़वे वचनों से हम आपस में जहर ना खोलें, एक दूसरे को उचित सम्मान दें और सब मिलकर सरकार पे प्रेशर बनाएं कि आप अवसर इतने पैदा करो कि हमें आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ठीक कहा प्रकाश जी, आपने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण को लेकर जिस तरह से अब मुद्दा उठता जा रहा है, कहीं ना कहीं गंभीर तो होता ही जा रहा है। लेकिन देश न्यूज भी आपसे अपील करता है, तीसरे चरण का मतदान जो है वो बेहद नजदीक है। आप भी जाए, घर से निकले, 100% मतदान में अपनी भागीदारी निभाएं। फिलहाल समय हमें अब इतनी ही इजाजत देता है, फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश शर्मा जी, अनिल सरवैया जी, रामानंद द्विवेदी जी, दामोदर जी, दिनेश निगम जी, प्रकाश, आप सभी का धन्यवाद। कल फिर ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।